तो मेरी बात तो सुनो। तुम इसे लगाओ तो तुम कहीं भी जल्दी पहुंच सकती हो। को कैसे ढूंढना होगा। राधा जी, राधा जी, सर आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो? हाँ सर अभी आ रही जी है। सर, जी सर अभी आ रही है। ज्ञानी पुरुष ने मुझे म्यूट कर दिया। नेटवर्क इश्यू सर। हेलो? चलिए हम बात हाँ सर अब आने लगी। वो किसी समझदार व्यक्ति ने मुझे म्यूट कर दिया है। ठीक ठीक है, है, चलिए मैं आगे चर्चा शुरू करता हूँ। अगर कोई जानबूझ के म्यूट करता है तो कृपया छोड़ दे, अगर इच्छा ना हो। ठीक है, चर्चा में शामिल होने से कष्ट हो रहा है तो मुझे म्यूट करने के बाद आप छोड़ के निकल जाइएगा। करबद्ध प्रार्थना है ऐसे बहादुर लोगों से। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो अगला है सर वॉइस TC का। इको कर रही है। हाँ अब नहीं करेगी, वो किसी बहादुर ने मुझे म्यूट कर दिया था। हैं कई बहादुर लोग जिनको मन नहीं करता पढ़ने का, तो कभी कभी म्यूट कर देते हैं। क्योंकि मैं स्क्रीन पर हूँ इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन सज्जन है इतने बहादुर। आगे बढ़ते हैं। TC का मतलब होता है
T फॉर ट्राइब्यूनल, C फॉर केस। कहीं कहीं आप लोग देखेंगे SLP लिखा होगा, कभी कभी देखेंगे आप लोग WP लिखा होगा, कहीं कहीं देखेंगे इस तरह के और भी होंगे, जैसे SLP है, स्पेशल लीव पिटिशन होता है, WP रिट पिटिशन होता है, यह उसका एब्रिविएटेड फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। सर आपकी आवाज तो म्यूट थी, तो ऊपर का कुछ तो समझ में ही नहीं आया स्टार्टिंग से। आवाज मेरी आ रही नहीं आ रही है? जी सर, अभी आ रही है सर। अभी आ रही है सर। स्टार्टिंग वाला सर वो नहीं आया था, वो वकालतनामा से जो स्टार्ट हुआ है ना हाँ वहां कोई से बात सर। नहीं, कोई बात नहीं, जहां से आ रहा है वहीं से चाहते सर फिर से बता देंगे प्लीज एक बार। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं यह बता रहा था कि आपके पास थैंक यू सर। जब भी आपके पास अनुवाद की लिए चीजें आती हैं, तो अगर आप कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय परिसर में जाते हैं, अनुवादक बन के जाते हैं, या फिर सरकारी चीजों का जब अनुवाद करते हैं, लीगल मैटर्स का, तो सबसे पहला उसमें आता है वकालतनामा। वकालतनामा का एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है स्क्रीन पर, आप इसको देखेंगे। मैंने जो लोग 9 बजे जुड़ गए थे उनको मैंने बताया था कि आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ लोगों ने 2-3 लाइन नोट कर भी लिया है, जो नहीं कर पाए वो सिर्फ सुन सकते हैं, या अगर दिखे स्क्रीन पे तो नोट करते चलिए। मैंने बताया वकालतनामा जो शब्द है, वकालतनामा असल में उर्दू का वर्ड है, बेसिकली फारसी से आया है। तो ये जो वकालतनामा है, इसका हिंदी अगर हमें करना होगा तो इसकी हिंदी हम वकालतनामा ही लिखेंगे। ठीक है, वकालतनामा ही लिखेंगे। सुन पा रहे हैं ना मुझे? हेलो जी सर। जी सर। इसकी हिंदी वकालतनामा ही लिखेंगे। इसके बाद आता है कोर्ट। यहाँ चूंकि कहीं से कॉपी किया हुआ है तो मैंने उसे जानबूझ करके हटा दिया, किसी की गुप्त चीजें या लीगल चीजें नहीं रखनी चाहिए। तो मान लीजिए कोई भी कोर्ट हो सकता है, यहाँ मान लेते हैं, हम लिख लेते हैं बिहार हाई कोर्ट लिख लेते हैं, या कुछ भी लिख लेते हैं। तो हाँ सर, हाँ बिहार सर, का सुन पा मतलब रहे हो गया बिहार, कोर्ट का मतलब हो गया न्यायालय, हाई कोर्ट है तो उच्च न्यायालय। कोलकाता स्थान का नाम है। कोलकाता के बाद मान लीजिए WB लिखा हुआ है, WB का मतलब आपको पता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल। भारत का शहर है। ठीक है, इसी तरह से कहीं कहीं आपको CG मिलेगा। CG का मतलब होगा छत्तीसगढ़। कभी कभी चंडीगढ़ के लिए भी CG लिखते हैं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो लोग हैं वो समझ पाएंगे। तो एब्रीविएशन जो भी लिखा रहता है, आप प्रयास करेंगे कि जब हिंदी में उसका अनुवाद करें तो एब्रीविएटेड जो वर्ड है उसका फुल फॉर्म देने का प्रयास करेंगे हिंदी में। जैसे CG है छत्तीसगढ़ लिख देंगे, WB है पश्चिम बंगाल लिख देंगे, UP है यूपी का उत्तर प्रदेश। इस तरह से जहां जाए तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा में एब्रीविएशन का प्रचलन नहीं रहा है। और विशेषकर अगर शहरों का नाम या फिर राज्य का नाम आप एब्रीविएट करते हैं तो हिंदी में समस्या हो सकती है समझने में। आगे चलते हैं। अगला जो शब्द है वो केस है। केस को अंग्रेजी में केस लिखा जाता है और हिंदी में मामला कहा जाता है। उसके बाद नंबर लिखा है, नंबर का मतलब हो गया संख्या। उसके बाद TC है, ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो TC है मूलतः ये क्या है कि एक शब्द है, उसका एब्रिविएशन है। जैसे ऊपर WB लिखा हुआ है तो आप कभी कभी पाएंगे SLP लिखा हुआ है, कभी कभी WP लिखा हुआ है। स्पीकर ऑफ कर लीजिए कान्हा जी। तो SLP लिखा है, WP लिखा हुआ है, ऐसे शब्द जहां लिखे हुए मिले तो जब आप इनका अनुवाद करेंगे तो इसको भी फुल फॉर्म में लिखेंगे, एब्रिविएटेड नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर इनकी हिंदी आपको नहीं पता है, समझ में नहीं आ रही है, तब इसका अगर जैसे मान लीजिए यहाँ TC था तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, T और C। ये आप लिप्यंतरण कर सकते हैं, उसकी अनुमति है, लेकिन प्रयास करेंगे कि ऐसे शब्दों का एब्रिविएशन सीख लें। इसके बाद जैसे TC मैंने लिखा था, ये TC चूंकि सरकारी केस है तो उसमें ट्रिब्यूनल में चलता है, सरकारी जितना भी होता है वो ट्रिब्यूनल में चलता है, इसलिए यहाँ ट्रिब्यूनल केस होगा, ट्रिब्यूनल का मामला या ट्रिब्यूनल में मामला। इसके बाद ये एक शब्द है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब आवेदक होता है, जो आवेदन कर रहा है। उसके बाद आवेदक जो भी था वो नाम मैंने मिटा दिया है। उसके बाद VS है।
वी एस का मतलब होता है वर्सेस। ठीक है, चर्चा के बाद में आप लोग हाथ खड़ा करिएगा, मैं 5 मिनट का समय दूंगा, जिसका जो भी डाउट हो वो मैं क्लियर करूंगा। ये वी एस है, वी एस का मतलब होता है वर्सेज। ठीक है, वर्सेज का हिंदी में हम लिखते हैं बनाम। जैसे राज्य सरकार बनाम किसी एक आदमी का नाम लिख देंगे, या फिर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, जैसे अभी कई सारे आपको कोर्ट में केसेस मिल रहे होंगे, किसी बैंक का है, बैंक ने किसी व्यक्ति पे किया है, तो वो फलाना बैंक बनाम इतना, या फिर भारत सरकार बनाम इतना, जो है वहां लिखेंगे। ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन का मतलब यहाँ विरोधी दल नहीं होगा। क्या होगा इस ओपोनेंट या ऑपोजिशन पार्टी क्या होगा, कोई बताएगा आप इसकी हिंदी? प्रतिवादी सर। प्रतिवादी, बिल्कुल सही है। यहाँ ओपोनेंट को, एक तो वादी होता है जो फरियाद कर रहा है, यह हमेशा आएगा, देखिए, तो वादी और प्रतिवादी। प्रतिवादी जो होता है वह आपका ओपोनेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। नोन ऑल मेन बाई दिस, नोन ऑल मीन बाई दीज दैट, यह एक प्रकार का प्रोवर्ब माना जाएगा। प्रोवर्ब का मतलब है वाक्यांश। ठीक है, नोन ऑल मेन, ऑल का मतलब होता है समस्त, मेन मतलब लोग, नोन मतलब जानकारी या जाहिर हो, बाई दिस दैट, तो यहाँ एक शब्द आप हिंदी में लिख सकते हैं, सर्वविदित। सर्वविदित, सर्वविदित हो, या विदित हो, या सबको पता हो। हालांकि ये जो आखिरी मैं बता रहा हूं, सबको पता हो, यह शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि जब कुछ नहीं आता है आपको, परीक्षा में ऐसा हो सकता है वहां पहुंचे, स्ट्रेस के कारण हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सबको पता हो, सभी लोग जान लें, इस तरह का शब्द लगा सकते हैं। अन्यथा आप सर्वविदित हो या विदित हो ज्यादा अच्छा है। विदित हो, दैट का मतलब की, कौन चुकी की मात्रा की। यहां तक क्लियर है? किसी को शक हो तो बता दें। आगे बढ़े, चलिए, आवाज आ रही है ना? ठीक है जी सर। हाँ, इसके बाद अंश आता है आई वी डू हियर बाई इन माई या आवर नेम एंड माई या आवर बिहाफ कॉन्स्टिट्यूट एंड अपॉइंट। अगर इसका आप अनुवाद करें, आई का मैं, बी का मतलब होता है हम लोग, ठीक है, एक से अधिक है, हम लोग। डू हियर बाई, इन माई या ओन नेम, माई का मेरा, आवर का मतलब जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि किसी मामले में एक से अधिक लोगों ने केस किया हुआ है, तो वहां पार्टी हो जाता है, तो इन आवर नेम, हम लोगों के नाम पर, एंड माई मतलब मेरा, और आवर मतलब हमारे, हमारा होता है ना, तो आवर बिहाफ हमारे बदले, कॉन्स्टिट्यूट एंड अपॉइंट। कॉन्स्टिट्यूट का क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान। संवैधानिक। यहाँ संविधान। यहाँ संविधान नहीं होगा, संवैधानिक। यहाँ नहीं होगा वह शब्द। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है गठन करना, कॉन्स्टिट्यूट ए समिति, तो यहाँ गठन करना होता है, तो यहाँ गठन करना नहीं होगा, यहाँ चयन लिख सकते हैं, या फिर नामित कर सकते हैं, नामित या फिर चयन करना। ठीक है, क्या करते हैं, किसको करते हैं? एंड अपॉइंट, चयन करना। एंड अपॉइंट, अपॉइंट का क्या होता है? अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना। अपॉइंटमेंट आपका आता है ना, नौकरी लगती है तो नियुक्त करना। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि मैं, हियर बाई का मतलब क्या होता है? आई डू हियर बाई। डू हियर बाई जो शब्द होता है, एतद द्वारा लिखते हैं, असल में इसकी हिंदी लिखते हैं एतद द्वारा।
लेकिन अगर आपको नहीं आता है, एतक द्वारा लिखा जाता है, या फिर यहां अगर वो नहीं आता है आपको, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर जाइए। यहां होगा हम या फिर हम लोग, एतक द्वारा नहीं आता है तो थोड़ी देर के लिए स्किप कर जाइए। इन माई, अपने अथवा हम लोगों के नाम, और माई एंड आवर बिहाफ, मेरे स्लैश या हम लोगों के बदले चयनित करते हैं और अपॉइंट करते हैं। मतलब किसके, इनको, इनका चयन और इनकी नियुक्ति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं? लॉयर का एक नाम होगा, मान लेते हैं या आशीष कुमार को लिख देते हैं। आशीष कुमार हमारे वकील हैं मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ तक के वाक्य का कि हम या फिर हम लोग एतद द्वारा श्री आशीष कुमार को अपना वकील नियुक्त करते हैं या फिर अपना वकील चयनित और नियुक्त करते हैं। यहां तक हो गया। यहां तक मैं स्पष्ट कर पाया आप लोगों को? आगे बढ़े। बीच बीच में हाँ ना बोलिएगा जब मैं पूछूं तो। अब इतना भी मौन जी सर। नहीं, ठीक है। अब यहाँ आगे है, अगला अंश है, ट्रू एंड लॉफुल प्लीडर, एडवोकेट एंड अटॉर्नीज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ट्रू का मतलब होता है, ट्रू मतलब सच्चा आदमी, एंड और लॉफुल को क्या कहेंगे? लाभदायक। ला 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 मतलब होता है कानून, नियमपूर्ण। नियम जानने वाला या नियम मानने वाला। लॉफुल को आप यहाँ नियम मानने वाला, ठीक है। जैसे ट्रूथफुल लिखते हैं ना तो सच्चा लिखते हैं, उसी तरह नियम को मानने वाला। प्लीडर, देखिए ये जो प्लीडर जो शब्द है, प्लीड करना, हालांकि हम लोगों ने हिंदी भाषा में इसके लिए, चलती भाषा में इन तीनों शब्दों के लिए एक ही शब्द ले लिया, वकील ले लिया है। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, प्लीडर जो होता है जो आपके बदले न्यायालय में बहस करे। एडवोकेट को भी वकील कहा जाता है और अटॉर्नी कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जिसे आपने यह अधिकार दे दिया कि ये भाई साहब मेरे बदले में न्यायालय में पेशी करेंगे, न्यायालय में सारा केस लड़ेंगे। अटॉर्नी को हिंदी में वकील ही मानते हैं, लेकिन अगर आप अटॉर्नी शब्द का शाब्दिक अर्थ देखेंगे विधिक शब्दावली में तो यहाँ अभिधारी कहा जाता है। अभिधारी नोट कर लीजिएगा। अटॉर्नी वह होता है, जैसे आप लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी सुना होगा ना, मतलब आप किसी व्यक्ति को पूरा अधिकार दे देते हैं कि वो मेरी जमीन बेच ले या जो भी रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को अभिधारी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? तो आप इस व्यक्ति का नाम, लीडर का क्या होता है? तो क्या प्लीडर सर, प्लीडर एडवोकेट। देखिए मैंने आपको बताया प्लीडर और एडवोकेट। प्लीडर और एडवोकेट के लिए हम लोगों के पास हिंदी में क्या शब्द है? एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, वकील लिख लेते हैं चलित हिंदी में, मतलब चालू हिंदी में। ठीक है, तो आप यहाँ वकील लिख सकते हैं, वकील और अभिधारी किसको? अब ये जो नाम है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सामान्य अंग्रेजी या सामान्य हिंदी में आप जब अनुवाद करते हैं तो आशीष कुमार जो नाम है, किसी का भी नाम है, उसके जितने विशेषण है उसके बाद में लगाते हैं या पहले लगाते हैं? नाम है, मान लीजिए मैं कहूं कि गोरे आशीष कुमार, मोटे आशीष कुमार, या फिर आगे लगाते हैं। सत्यवादी आशीष कुमार, आगे लगाते हैं। तो ये ट्रू एंड लॉफुल जो शब्द है, यह शब्द आपका विशेषण है। तो विशेषण शब्द हमेशा संज्ञा शब्द के पहले लगाया जाएगा। तो हम इसका लिखेंगे कि सच्चे और न्याय को मानने वाले या न्याय का सम्मान करने वाले श्री आशीष कुमार को अपना वकील और अभिधारी नियुक्त करते हैं। अगर यहां तक के अनुवाद की आप बात करेंगे तो यहां तक का अनुवाद यह आता है। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे है, अब देखिए, टू अपीयर एंड एक्ट फॉर मी और अस इन द मैटर नोटेड एबव, टू द स्वीट रिटेन स्टेटमेंट एंड टू कंडक्ट स्वीट अपील फॉर ओरिजिनल सूट ऑर्डर एक्सेट्रा।
अब इस वाक्य का करते हैं। देखिए, जब भी हम अनुवाद करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि शुरू से मैं बताता आया हूं, हर प्रकार के अनुवाद में आपको सबसे पहले बड़े वाक्यों का छोटा छोटा टुकड़ा बना लेना है और उन छोटे छोटे टुकड़े को आप अनुवाद करते हुए और फिर से उसी संरचना में सजाते चले जाइए। टू अपीयर, अपीयर का मतलब यहाँ उपस्थित होना, एंड एक्ट, एक्ट का मतलब कार्रवाई करना, फॉर मी, मेरे लिए या हमारे लिए, तो हम इन्हें नियुक्त करते हैं। अब यहाँ जो टू के लिए, चूंकि ये जो टू है, अगर इस वाक्य का अनुवाद मैंने इसके पहले किया होता, मान लीजिए ये जो अपॉइंट वाला जो वाक्य है उसके पहले किया होता, तो हम लिखते कि हमारे बदले न्यायालय में उपस्थित होने, कार्रवाई करने, या फिर उपरोक्त, नोटेड का मतलब होता है लिखित, मैटर मामले में, सूट का मतलब क्या होता है वाद करने या लिखित बयान देने, या फिर अपील को क्या लिखते हैं आवेदन करने, फ्रॉम ओरिजिनल सूट ऑर्डर, मूल वाद इत्यादि के आदेश के खिलाफ या के बदले आवेदन करने के लिए हम श्रीमान इतना 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 को अपना अभिधारी और वकील नियुक्त करते हैं। अब शुरुआत में हमने इसे लिया नहीं, तो हमें इस चीज को भी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है ताकि हमारा वाक्य खराब ना हो। और अक्सर जब आप जल्दीबाजी में अनुवाद करने जाते हैं इस तरह की चूक हो जाती है, कोई बात नहीं। तो यहाँ टू के बदले जो हम लिख के शुरू करेंगे, जो इसके बाद जो मैंने वाक्य बताया, जो हमारे बदले या हम लोगों के बदले या मेरे बदले उपरोक्त, मैटर नोटेड, उपरोक्त मामले में सूट रिटेन स्टेटमेंट, लिखित वाद अथवा या सूट अपील, क्या है वाद की अपील या फिर मूल वाद के आदेश के प्रति या खिलाफ अपील कर सकते हैं। इस अंश का यह अनुवाद होगा। क्लियर है यहां तक? तो मैं इसके कुछ कीवर्ड्स और बताऊं। किसी को आपत्ति? अब बताएं, आप में से किसी को आपत्ति है जो मैंने बताया उसे करने में? किसी को दिक्कत? सर टू अपीयर के बाद बताइए। क्या बोला था सर आपने? टू अपीयर, देखिए यहाँ टू अपीयर का मतलब जो हमारे बदले से, चूंकि हमने पहले वाक्य को ये नीचे वाले को ऊपर नहीं किया, तो हम जो से जोड़ेंगे, जो मेरे या हमारे बदले। अपीयर का मतलब होता है उपस्थित होना, एंड एक्ट फॉर मी, उपस्थित होकर कार्रवाई करेंगे या कर सकते हैं या सर करेंगे। आवाज नहीं हाँ, अभी आ रही आवाज? आ रहा है सर। जी सर सर मुझे लगता है मेरा म्यूट नहीं है। आ रही है अभी आवाज? जी हेलो? हाँ सर हाँ सर जी सर आ रही है। मैं जी, एक काम सर। करता हूँ, थोड़ा सा सिस्टम। सर आपकी वॉइस तो कंटिन्यू आ रही है। अच्छा, किसी ने साउंड क्लियर है? जी सर। पहले भी क्लियर ही था। ठीक है, चलिए अभी जो अंश मैंने बताया आप लोगों को, सर अब नहीं आ रही सर है आवाज नहीं आ रहा है। सर म्यूट हो गया है। अभी आ रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया, इस अंश में किसी को किसी तरह की आपत्ति या समझ ना पाए हो तो मुझे बताएं। हेलो? जी चलिए सर। बताएं आप लोगों से। हेलो? अरे बोलिए, हाँ सर, मुंह से आवाज बोलिए, हैंड्स अप मत करिए। हाँ सर हाँ सर। तो आप सही मुझे है, बताइए कोई दिक्कत आ रही है तो। कोई दिक्कत नहीं सर सर। वाक्य कुछ सजाने में दिक्कत आती है, समझ में नहीं आती सर सर समझ आ गया है सर। ठीक है, फाइन। मैं देखिए
इसका ट्रिक बताता हूं कि इस तरह के जब वाक्य मिलते हैं तो आप उनका अनुवाद कैसे करेंगे। देखिए, ये तो सबको पता है कि हम लोग जो अनुवाद कर रहे हैं, चूंकि इतने वरदहस्त नहीं है, इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं है, तो अनुवाद करने में असुविधा तो होगी ही होगी। ठीक है, आप लोगों को शुरुआत से मैं जो अनुवाद का नियम बताता आया हूं, आपको उसका ध्यान रखना है। बड़े बड़े जो वाक्य होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और उनके टुकड़े करके उनको सजाते जाएंगे। दूसरा सूत्र है, अगर आपको वह वाक्य याद नहीं आ रहा है तो, या फिर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसका आसान अनुवाद करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। जी सर। जी ठीक है। सर। जी सर। आसान, जैसे हाँ, ये देखिए आसान अनुवाद में मैंने बताया। जैसे यहाँ प्लीडर एडवोकेट लिखा था मैंने, एंड अटॉर्नी लिखा था। ठीक है, इसके लिए मैंने एक शब्द चुन लिया, वकील। क्या शब्द चुना हम लोगों ने? चुना इसके लिए एडवोकेट, और प्लीडर के लिए हमने वकील चुना, और अटॉर्नी के लिए हमने अभिधारी शब्द जो विधिक शब्दावली में उसका चयन किया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर तीनों का मतलब जी तो सर। वकील ही जी होगा ना? सर। हाँ, तीनों का मतलब आपने कहा वकील होता है, लेकिन वकील 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 3 बार तो हम नहीं कर सकते ना। तो यहाँ हमें यह बताना जी। होगा कि ये जो वकील हम लोग लिख रहे हैं, वकील अभिधारी का मतलब जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी आप किसी को दे देते हैं ना, तो उसे अभिधारी के रूप में हमने यहाँ प्रयोग किया है। और एक आध शब्द तो विधिक शब्दावली का पढ़ के जाना होगा ना। दूसरी चीज जो हमने यहाँ की है, मैंने बताया आपको, अगर पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो ये जो अंश है, यह अंश आगे जाना चाहिए था, टू अपीयर एंड एक्ट फॉर मी अस इन द मैटर नोटेड अबव, मतलब उपरोक्त विवरण या फिर उपरोक्त लिखित या उपर्युक्त विवरण के लिए, ये जो कहानी मैंने बताया यह ऊपर जाता और उसके बाद हम लिखते कि हम श्रीमान आशीष कुमार जी को, जो कि एक नियम कानून मानने वाले सच्चे वकील हैं, उनको नियुक्त कर रहे हैं। छूट गया कोई बात नहीं, तो नीचे वाले हिस्से में हम ये शब्द जोड़ दिए जो लगा करके, जो मेरे लिए काम करेंगे। हिंदी भाषा में ये जो संयोजक शब्द है ना, इस तरह से बहुत काम आते हैं। ठीक है, इस तरह से करके इसका हमने अनुवाद किया। प्रयास हम यह करेंगे कि जो भी हम लिखते हैं उसका फ्लो इतना अच्छा रहे कि पढ़ने वाले को कहीं ना लगे कि इसमें कमी है। अगर आप फ्लो उस तरह का बना के चल पाए तो आप अनुवाद में थोड़ी बहुत ढील भी देते हैं ना, तो वो मान लिया जाता है, क्योंकि जो लोग इसकी समीक्षा करेंगे उनको लगना चाहिए कि फ्लो सही जा रहा है, बस वो आपको आगे नंबर देते चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। जी सर। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। एक पैराग्राफ, एक पैसेज और दिखा रहा हूँ, 2 मिनट का समय दूंगा, आप लोग इसमें से कुछ कठिन कठिन शब्द नोट कर लें। मैं पढ़ के सुनाऊं या आप लोग लिख लेंगे? लिख लेंगे सर। चलिए, मैं साथ ही साथ वाक्य पढ़ भी देता हूं। मान लीजिए कोई लिख नहीं पा रहा हो, दिक्कत हो रही है। देखिए, एंड फॉर दैट पर्पज टू डू ऑल द एक्ट एंड थिंग्स whatsoever is the connection, including compromise of the above matter, depositing in or withdrawing money from filling या filing जो लिखे, और taking out of document and payment order from the court, full stop. Referring matters in dispute between the parties here to arbitration, withdrawing the above matters with liberty to file fresh suit, sending properties released from attachment, filing execution of miscellaneous cases and other petitions, biddings at
execution sale, obtaining payment from us, out of court, withdrawing custody, and other fees, and doing on my or our behalf such other acts in the ever matter as are necessary and proper. We hereby agree to ratify and confirm all acts so done by the said attorney or attorneys as my / our act / act and as if done by me / us to all the intents and purpose. अब अगर मान लीजिए लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तो कम से कम लेके रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट में आपके सारे शब्द आ जाएंगे। ले लिया आप लोगों ने? जी सर। जी सर। ठीक है। हाँ। अब कुछ शब्दों का अर्थ मैं बताता चलूं। अटॉर्नी का मैंने अभिधारी बताया था, लिख लीजिए। सूट SUIT, सूट अगर मान लीजिए कपड़े के मामले में हो तो जो पहनते हैं, सूट पहन के भाभी निकली, अभी भी स्पीकर ऑफ प्लीज। ठीक है, जैसे अटर्नी है का सर, अटर्नी का अधिवक्ता नहीं होगा? अधिवक्ता एडवोकेट का होता है। ठीक है, अटॉर्नी का मतलब होता है अधिवक्ता, अटॉर्नी का अभिधारी होता है। जो एडवोकेट शब्द आपने देखा उसके लिए आप अधिवक्ता लिख सकते हैं। अधिवक्ता और जो लीडर था उसके लिए भी अधिवक्ता, दोनों के लिए होता है। तो मैंने सिर्फ एक शब्द आपको दिया। मान लीजिए अधिवक्ता याद नहीं है क्या? अटॉर्नी जनरल जो होता है। हाँ, अटॉर्नी जनरल को अभिधारी, महानिदेशक। जनरल को क्या लिखेंगे? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला शब्द है आर्बिट्रेशन, लिख लीजिए। सूट का मैंने वाद पहले ही बताया है, सूट का इस बार भी वाद है। इसके बाद अगला शब्द है आर्बिट्रेशन, ARBIT, बीच में आया है इसमें। इसका मतलब होता है माध्यस्थम। सॉरी, टाइप कर देता हूं यहाँ। अच्छा नहीं है, इसका आर्बिट्रेशन का मतलब होता है माध्यस्थ। ये होता है आर्बिट्रेशन का मतलब माध्यस्थम होता है। और आर्बिट्रेशन अवार्ड अगर है तो इसके लिए माध्यस्थम पंचाट, ये लीगल शब्दावली में पंचाट लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आर्बिट्रेटर होता है, ARBITRATOR। आर्बिट्रेटर जो शब्द है इसके लिए शब्द आता है माध्यस्थ। मध्यस्थ का मतलब होता है वह व्यक्ति जो मध्यस्थता करता है आप वादी और प्रतिवादी के बीच में। ठीक है, इसको शायद महाराष्ट्र में वो कहते हैं मांडवली कराते हैं, कुछ इस तरह का शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अन्य शब्द आते हैं इसमें, एक होता है रिवीजन एप्लीकेशन। रिवीजन एप्लीकेशन आता है क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन। इसके बाद एक शब्द आता है कंपनी पिटीशन। कंपनी पिटीशन, इसके बाद शब्द आएगा क्रिमिनल अपील। क्रिमिनल अपील के बाद शब्द आता है हाँ ठीक है, इतना देख लीजिए। अब ये जो रिवीजन एप्लीकेशन है इसको लोग RA लिख देते हैं। क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन
CRA लिख देते हैं, कंपनी पिटीशन CP लिख देते हैं, क्रिमिनल अपील CA लिख देते हैं। इस तरह से जब वकालतनामा होगा या फिर लीगल जो शब्दावली लीगल जो कागज आएगा उसमें इस तरह का लिखा होगा, तो आपको इन शब्दों का बड़ा कर देना है। बड़ा इन द सेंस इसको एब्रिविएशन हटा के इनका फुल फॉर्म लिख देना है। ठीक है, यहां तक समझ पाए आप लोग? है या ना? आवाज आ जी रही है सर। मेरी? जी सर। ठीक है, अब ये जो आगे वाला अंश मैंने दिया था, 4 पंक्तियां मैंने दी थी, मैं चाहूंगा कि आप लोग इन पंक्तियों का अनुवाद करके अपने तरफ से, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग कितना समझ पाए नहीं समझ पाए वह जानने के लिए जरूरी है कि आप लोग इसका अनुवाद करेंगे और इस अंश का अनुवाद करके आप लोग ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? बंद करूं मैं स्क्रीन? जी सर। जी सर। ठीक है, मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। अब हम आते हैं मूल बात पे, इसको मैं सेव कर देता हूँ। देखिए, फिर से एक बार मैं कहूंगा कि जो भी लीगल ट्रांसलेशन आप लोग कर रहे हैं, लीगल ट्रांसलेशन में आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको अनुवाद करने में दिक्कत आ रही है तो आप वहां आसान शब्दों का चयन करते हुए और साधारण ढंग से अनुवाद कर देंगे, जो आप लोग ट्रांसलेटर के अलग अलग परीक्षाओं में अनुवाद करते रहे हैं। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो हर्षित एक मिनट, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आसान शब्दों का प्रयोग कर लें ताकि सबके समझ में आए, और ऐसे शब्द का प्रयोग करके आप अपना अनुवाद पूरा कर लेंगे। ठीक है, हर्षित जी बताइए आपकी समस्या। सर ये जो ट्रांसलेटर का एग्जाम है पटना हाई कोर्ट वाले का, उसमें लीगल ट्रांसलेशन हाँ हाँ, भी वो पूछेंगे क्या, मतलब? तो सर मुझे देखिए, लीगल ट्रांसलेशन का मतलब है जो भी अनुवाद के लिए मैंने दिया है बहुत दिक्कत हो उसमें रही इस है, तरह का मतलब अंश रह सकता है कि कुछ कुछ लीगल। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत हो रही है कुछ बताइए? टेक्निकल वर्ड्स हैं। प्रैक्टिकल? एक मिनट, आवाज कट रही है आपकी शायद। हेलो, बताइए क्या समस्या है? सुन नहीं पाया मैं आपको ठीक से। सुन पा रहे हैं मुझे? सुरभि बोलिए, हर्षित शायद लेफ्ट हो गए हैं। सुरभि बोलिए आप। जी सर, मैं ये पूछ रही थी, अभी आपने टर्म्स बताई थी जो आप बोल हाँ रहे थे एब्रिविएशन आ रहे हैं, तो उनकी हाँ, कोई उनकी मतलब हिंदी नहीं करनी है? एक मिनट, आपकी भी आवाज कट रही है थोड़ा सा। मैं एक आध